Hello friends, welcome to PSIR Compass. This is first lecture of our PSIR Current Affair lecture series. इस वीडियो में हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड सीता सोरेन जजमेंट, एक बहुत प्रोमिनेंट जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, इसे देखते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड देखेंगे। बैकग्राउंड में मैं बताता हूँ कि सीता सोरेन एक एमएलए थी इन झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली। इनकी पार्टी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा, बट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस इज क्या उन्होंने किया एज अ एमएलए। जब 2012 में राज्यसभा इलेक्शन थे, तो उस टाइम पे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट राज्यसभा के लिए जो था, उन्होंने अप्रोच किया सीता सोरेन को और कहा ये आप पैसे रखिए और आप मुझे बदले में वोट दे दीजिए फॉर राज्यसभा मेंबरशिप। तो सीता सोरेन ने पैसे रख लिए और इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके लिए वोट कर दूंगी। बट उन्होंने वोट अल्टीमेटली किया इन फेवर ऑफ हर पार्टीज कैंडिडेट, क्योंकि ओपन बैलेट सिस्टम है, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी के ही कैंडिडेट को वोट किया। इसके बाद एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई अगेंस्ट हर अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, क्योंकि उन्होंने ब्राइब फॉर वोट किया। बट उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में उनका केस गया। उस केस में उन्होंने कहा कि आर्टिकल 194 क्लॉज बी प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू इंडिया प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू a legislator which protects members of state legislature from legal proceeding for anything said or any vote given in legislature। उन्होंने कहा कि मैं कोई भी वोट करूं तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं अंडर आर्टिकल 194 क्लॉज बी, तो वो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई भी लीगल प्रोसीडिंग कहीं भी मैं वोट करूं उसके लिए मेरे अगेंस्ट नहीं चलाई जा सकती। बट हर प्ले वाज रिजेक्टेड बाय झारखंड हाई कोर्ट और इसके बाद ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में। तो आपके लिए एक होमवर्क है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को आप एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि अभी हम फोकस पूरा करंट ओरिएंटेड कर रहे हैं, करंट अफेयर्स के ऊपर कर रहे हैं। तो अगर मैं ऐसे बेसिक चीज़ें भी आपको साथ में बताने लग जाऊंगा तो उससे आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा चीज़ें कवर करने में, और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। अब क्योंकि केस सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अभी दो क्वेश्चन थे, दो क्रिटिकल क्वेश्चन थे जिसे सुप्रीम कोर्ट को आंसर करना था। फर्स्ट इज, क्या जो लेजिस्लेटिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई गई है टू एमपीज अंडर आर्टिकल 105 क्लोज बी एंड टू एमएलएज अंडर आर्टिकल 194 क्लोज बी, क्या ये एक्सटेंड करते हैं टू एक्ट्स ऑफ ब्राइबरी रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव फंक्शंस। तो क्या ये इम्यूनिटीज अगर कोई ब्राइब लेता है रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव फंक्शंस, उनके ऊपर भी ये अप्लीकेबल होते हैं, ये एक्सेप्शंस या नहीं होते। सेकंड क्वेश्चन था कि मान लीजिए कि ये अप्लीकेबल होते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करा देता है ऐसे करप्ट प्रैक्टिसेस को भी अगर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, तो उस केस में जो ऑफेंस होगा, ऑफेंस माना कब जाएगा? या सिर्फ ब्राइब लेना ही ऑफेंस माना जाएगा, या ब्राइब लेकर वो ब्राइब किसके लिए ली गई, किस पर्पज के लिए ली गई? जैसे सीता सोरेन केस में वो उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट करने के लिए ली गई। तो ये कहते हैं कि ब्राइब कब मानेंगे, या तो ब्राइब ली तब माना जाए, या फिर ब्राइब लेकर जो काम, जिस काम के लिए ब्राइब ली गई वो काम पूरा करने पर ही करप्ट प्रैक्टिस उसको माना जाए। अब सीता सोरेन ने आधा काम किया, ब्राइब ले ली, बट वोट किसी और को दिया, तो क्या ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आएगा या नहीं आएगा? तो ये वही आधा रॉबिनहुड वाली बात कर दी कि अमीरों से लेता हूँ बट गरीबों को देता नहीं। तो सीता सोरेन ने यही काम किया। फिर मार्च 4 2024 एक 7 जज बेंच बैठी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, विच वॉज लेड बाय former Chief Justice D.Y. Chandrachud, in which they unanimously held that legislators are not entitled to immunity under Article 105 Clause B and
194 clause, 105 clause 2 and 194 clause 2 for the acts of bribery. Bribery के लिए कोई भी immunity प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी. Also, this is important for us that this decision overruled the earlier 5-judge bench ruling in PV Narasimha Rao वर्सेस स्टेट केस, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि एक ऐसी इम्यूनिटी हम प्रोवाइड करा सकते हैं अंडर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस. तो आपको बस ये याद रखना है कि ये रूलिंग थी, उसको ओवरटर्न कर दिया था. Supreme Court emphasized that parliamentary privileges are meant to ensure free and uninhibited legislative functioning and not to shield corrupt practices. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ये इंश्योर करने के लिए है कि लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग फ्री और अनहिबिटेड करते रहें लेजिस्लेटर्स and not to shield their corrupt practices. It also clarified that the offense of bribery is complete upon acceptance of bribe, irrespective of any subsequent action taken by the legislator. तो दोनों क्वेश्चन का आंसर किया. पहला क्वेश्चन तो ये था कि उन्हें इम्यूनिटी प्रोवाइड करा सकते हैं क्या नहीं करा सकते. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और नरसिम्हा राव की जो जजमेंट थी 1998 नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट, तो उस जजमेंट को ओवरटर्न करते हुए कहा कि हम इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड कराएंगे अंडर आर्टिकल 194 क्लोज बी टू एमएलए एंड 105 क्लोज बी टू एमपी. कोई इस टाइप की इम्यूनिटी करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए या करप्शन या ब्राइबरी के लिए हम नहीं कराएंगे. दूसरा क्वेश्चन था कि ब्राइबरी लेना ही सिर्फ ऑफेंस है या ब्राइबरी लेकर जिस काम के लिए ब्राइबरी लेगी वो काम फिनिश करने पर ही उसको करप्ट प्रैक्टिस मानेंगे. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्राइब लेना ही अपने आप में एक क्राइम है. तो ये जो क्रिटिकल क्वेश्चंस थे इन्हें आंसर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इन सीता सोरेन केस. की ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं कि आपके आंसर में काफ़ी हेल्प करेंगे. आपको एज इट इज़ लाइन लिख देंगे तो काफ़ी बेटर मार्क्स आपको मिलेंगे. सो पर्पस ऑफ लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया दैट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट इंटीग्रिटी ऑफ लेजिस्लेटिव proceedings and not to provide cover for criminal activities such as bribery. सेकेंड एक यहाँ पर टू फोल्ड टेस्ट दिया गया. The court introduced a two-fold test to determine applicability of legislative immunity. Two-fold test किस लिए है? To determine the applicability of legislative immunity. First is two-fold test में first test है the act must be related to collective functioning of house. यहाँ पर सीता सोरेन ने जो काम किया वो collective functioning of house से related नहीं था. Second is it must be essential to discharge the legislator's duty. अगर वो फंक्शन लेजिस्लेटर को अपनी ड्यूटी प्रॉपरली डिस्चार्ज करने के लिए एसेंशियल है तो ही उसे इम्यूनिटी हम प्रोवाइड करा सकते हैं, ऐसे एक्ट को अदरवाइज नहीं कराएंगे. और एक्ट ऑफ ब्राइबरी फेल दिस टेस्ट. अब ब्राइबरी जो ली सीता सोरेन ने उससे ना तो कोई ऐसा था कि कलेक्टिव फंक्शनिंग हो रही थी हाउस की, उसके लिए ज़रूरी था, और ना ही उसकी जो फंक्शनिंग थी, जो लेजिस्लेटर की ड्यूटीज़ थी उसके लिए भी वो इम्पोर्टेंट नहीं था. बाकी सबने भी तो किया है ना, बिना पैसों के वोट या छुपा के वोट, जो भी हम कहें. और तीसरा, नरसिम्हा राव के जो प्रेसिडेंट थी उसको कोर्ट ने यहाँ पर रिजेक्ट किया. द कोर्ट फाउंड दैट द अर्लियर रूलिंग इन पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट केस 1998 to be paradoxical, as it allowed immunity for legislator who accepted the bribe and acted upon them while denying it to those who did not act on the bribe. This inconsistency was deemed contrary to the principle of justice and rule of law. तो पीवी नरसिम्हा राव केस में क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने ब्राइब ली है अगर और आपने काम कर दिया, आपने मानो सीता सोरेन वोट कर देती, तो आपके पास जो इम्यूनिटी है जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हमें प्रोवाइड कराती हैं, तो उस इम्यूनिटी के तहत आप बच जाएंगे. बट अगर आपने ब्राइब ली है और वोट नहीं किया तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपके ऊपर चल सकती हैं. तो ये था पी नरसिम्हा राव केस में. तो अब अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप कंक्लूड आप ऐसे टाइप से लिख के कर सकते हैं. दिस लैंडमार्क जजमेंट reinforces the principle that no individual, including a legislator, is above the law. By narrowing the scope of legislative immunity, Supreme Court has strengthened the
accountability mechanism within India's democratic framework and underscored its commitment to combating corruption in public life. तो इसके साथ ही अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। अभी सेकंड टॉपिक देख लेते हैं, विच इज टू स्टेट सॉल्यूशन। टू स्टेट सॉल्यूशन काफ़ी बार हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है। तो अगर इससे रिलेटेड, और हाँ, इसराइल एक इम्पोर्टेंट थीम है, इसराइल पैलेस्तीन वेस्ट एशिया इम्पोर्टेंट थीम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस हर साल रहते हैं। सो टू स्टेट सॉल्यूशन क्या है, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इंट्रोड्यूस एज इट इज कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। द टू स्टेट सॉल्यूशन रेफर्स टू प्रपोज्ड रिजोल्यूशन टू इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट aiming to establish two separate and independent states for Israelis and Palestinians respectively। तो इसमें अलग अलग कर दिया जाएगा, इसराइल की एक टेरिटरी इसराइल की रहेगी, एक टेरिटरी फलस्तीन की रहेगी, ये इसराइलीज के लिए, ये पैलेस्टीनियंस के लिए। तो ये है टू स्टेट सॉल्यूशन। इसको इंट्रोड्यूस किया था, या कह सकते हैं कि इसके जो सपोर्टर्स, इसके सपोर्टर्स 1991 जो मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस थी जिसे मेडिएट यूएसए ने किया था, उसके बाद इट गेन ट्रैक्शन या पॉपुलर ये उसके बाद होने लगी है। द सॉल्यूशन हैज़ बीन फोकल पॉइंट इन पीस एफर्ट्स। कोई भी पीस टॉक अगर होती है तो वहाँ पर टू स्टेट सॉल्यूशन का नाम जरूर आता है। इट एम्स टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर इसराइल, मेंटेन ए ज्यूइश मेजोरिटी इसराइल की टेरिटरी में, ऑल्सो ग्रांट पैलेस्टीनियंस देयर ओन स्टेट। अब अगर क्वेश्चन आता है टू स्टेट सॉल्यूशन से रिलेटेड, तो थीम इस टाइप की रह सकती है कि मतलब ठीक है या गलत है, तो हमें दोनों पर्सपेक्टिव पता होने चाहिए और हमें अल्टरनेटिव भी पता होने चाहिए, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो टू स्टेट सॉल्यूशन के फेवर में कुछ स्कॉलर्स हैं, जैसे हैरियट शेरवुड हैं। वो कहते हैं कि ब्लडीएस्ट फाइटिंग जो ये चल रही है फॉर डिकेड्स, इसमें बस एक ही होप हमें दिखती है, द होप इज टू स्टेट सॉल्यूशन। तो ये सपोर्ट करते हैं टू स्टेट सॉल्यूशन को। नेक्स्ट इज योसी मैकलबर्ग। He or she is an associate fellow at Chatham House think tank. He highlighted that lack of leadership and political will on both sides following the devastating war. He emphasized that the two-state solution remains the best option. तो ये कहते हैं टू स्टेट सॉल्यूशन इज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, एज इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, बट बेस्ट ऑप्शन यही है, बेस्ट सॉल्यूशन यही है, बिकॉज इट अलाउज Israelis and Palestinians to achieve their political, civil and human rights effectively। अब आरोन डेविड मिलर करके एक स्कॉलर हैं, वो कहते हैं कि टू स्टेट सॉल्यूशन वो कहते हैं कि टू स्टेट सॉल्यूशन एक एस्पिरेशन तो है, बट इन रियलिटी इट प्रेजेंट्स इमेंस चैलेंजेस। He highlighted the deep trauma experienced by both Israeli and Palestinian societies after the recent war, जिसकी वजह से कोई भी पीस के टुवर्ड्स कोई भी प्रोग्रेस करना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो आरोन डेविड मिलर ये हाईलाइट करते हैं। इसके अलावा जो करंट इजरायली गवर्नमेंट है जिसे बेंजामिन नेतन्याहू लीड कर रहे हैं, ही ऑल्सो स्ट्रांगली अपोज एन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट which hinders the progress on the issue. However, Netanyahu's future as prime minister is uncertain following the war, with no clear pro-peace alternate apparent। अब कुछ अल्टरनेटिव्स हैं टू टू स्टेट सॉल्यूशन। इसके अलावा क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तारिक दाना करके एक स्कॉलर हैं, he held that one state solution can be ideal solution for Israel Palestine conflict। इसमें क्या रहेगा, एक ही टेरिटरी रहेगी, एक ही टेरिटरी में इसराइलीज और पैलेस्टीनियंस रहेंगे, दोनों को ही इक्वल सिटीजनशिप और डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी फॉर ए मोर एथिकल एंड जस्ट आउटकम। इसके लिए तारिक दाना सपोर्ट करते हैं वन स्टेट सॉल्यूशन। ही एडवोकेट्स वन स्टेट विजन, सी इट एज feasible way to address Israeli Palestine conflict। It provide a framework for equal citizenship and democratic representation for more ethical and just outcome। अब देखते हैं 2.5 स्टेट सॉल्यूशन। ये तो था वन स्टेट सॉल्यूशन, 2.5 स्टेट सॉल्यूशन देख लेते हैं। जेन फेरिंगटन है, ये सजेस्ट करते हैं कि 2.5 स्टेट सॉल्यूशन कुड बी अ स्टेप फॉरवर्ड इन मेकिंग प्रोसेस टुवर्ड्स पीस इन शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं। इसमें क्या रहेगा, एक टेरिटरी फिलिस्तीन की, एक टेरिटरी इसराइल की,
और बाकी जो गाजा वाला पार्ट है, गाजा जिसमें हमास रवीश कुमार के अकॉर्डिंग, तो हमास जहाँ पर डोमिनेट है गाजा पट्टी में या गाजा स्ट्रिप में, तो उस वाले रीजन को छोड़ दो। बाकी एक रीजन इसराइल को दे दो, एक रीजन या एक टेरिटरी पैलेस्टीनियंस को दे दो, बाकी गाजा को एज इट इज छोड़ दो। एज इट इज छोड़ेंगे अगर गाजा को, तो हमास थोड़े टाइम के बाद पब्लिक प्रेशर फील करेगा कि भाई बाकी देखो ये वाला एरिया, यहाँ पर शांति आ गई, यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, और आप लड़ाई कर रहे हो इसराइल के साथ, तो पीस टॉक में आप पार्टिसिपेट करो और इसराइल की टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आप सरेंडर करो, या जो कुछ भी है वो उनको आप उनकी बातें फॉलो करो। तो ये भी सॉल्यूशन एक हो सकता है 2.5 स्टेट सॉल्यूशन, और इसे दिया था जेन फेरिंगटन ने। तीसरा सॉल्यूशन है स्टेटस को, जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहे। अभी चल क्या रहा है, अभी कुछ टेरिटरीज इसराइल ने ऑक्यूपाई कर रखी हैं, कुछ टेरिटरीज पैलेस्टीनियंस ने ऑक्यूपाई कर रखी हैं। कुछ टेरिटरीज ऐसी हैं जिसमें लड़ाई चल रही है, जैसे वेस्ट बैंक हो गया, गाजा हो गया, और ईस्टर्न जेरूसलम। इन रीजन्स में अभी भी डोमिनेंस के लिए लड़ाई चलती है। तो ये कह रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि जैसा अभी चल रहा है वैसा ही चलता रहना चाहिए। दिस डजंट मीन कि वॉर के बारे में, कि जो टेरिटरी इसराइल के पास है इसराइल रखे, जो टेरिटरी फलस्तीन के पास है फलस्तीन रखे। द स्टेटस quo, which refers to ongoing absence of a formal settlement, is seen by many Israelis and some Americans as most practical option compared to a two-state solution. However, this approach lacks justice for Palestinians. Palestinians के लिए justice नहीं होगा, and as it doesn't address broader regional इश्यूज फॉर इसराइल, और इसराइल के लिए भी ठीक नहीं, क्योंकि इसराइल के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस ये जो स्टेटस को चल रहा है वो नहीं करता है। इंडिया का पर्सपेक्टिव देखें तो इंडिया ऑफिशियली सपोर्ट करता है टू स्टेट सॉल्यूशन को। अब लास्ट ईयर मेरा एचसीएस का इंटरव्यू था हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए, तो उसमें जो मतलब आफ्टर इंट्रोडक्शन, आफ्टर जनरल टॉक, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया वो यही पूछा गया था कि टू स्टेट सॉल्यूशन क्या है और इसराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट क्या है। तो आप चाहे स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर करें, या कहीं के लिए भी, या यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करें, या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह, या सीडीएस, कहीं पर भी करें, तो एक इम्पोर्टेंट थीम बनती है इसराइल फ़लस्तीन इशू और टू स्टेट सॉल्यूशन। तो इंडिया सपोर्ट करता है टू स्टेट सॉल्यूशन को, और इंडिया की अप्रोच है एक बैलेंस्ड अप्रोच। इंडिया ना ही इसराइल को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करता है जैसे कुछ कंट्रीज करती हैं, और ना ही इंडिया इसराइल को ब्लाइंडली सपोर्ट करता है जैसे कि यूएसए और यूके करता है। इंडिया has also shown its stance by voting for resolution that condemn Israeli statements in Palestinian territories, calling for a humanitarian ceasefire and supporting Palestinian right to self determination। तो इंडिया की जो अप्रोच है वो उसका जो वोटिंग स्टांस रहता है यूएन रेजोल्यूशंस में, उनसे हमें देखने को मिल जाती है। फ़लस्तीन को भी सपोर्ट करना, देखो इसराइल को तो हम सपोर्ट करते ही हैं, बट फ़लस्तीन को भी सपोर्ट करना इंडिया के लिए क्रूशियल है काफ़ी सारे रीजंस की वजह से। फर्स्ट रीज़न ये है क्योंकि इंडिया हमेशा से ही कोलोनियलाइजेशन और इम्पेरियलिज्म के अगेंस्ट रहा है। तो अगर इसराइल ऑक्यूपाई करके रखता है फ़लस्तीनियन टेरिटरीज को, तो एक तरीके से ये मॉडर्न कोलोनाइजेशन या नियो इम्पेरियलिज्म हो जाएगा, जो कि गलत है। इंडिया जिसे हिस्टोरिकली और morally कभी भी सपोर्ट नहीं करता है। Additionally, India's support to Palestine aligns with its concerns for humanitarian issues, especially regarding significant loss of life and displacement in Gaza. Moreover, India's stance on Palestine is also connected with Global South's opposition to Israel। यहाँ पर बताया है कि ग्लोबल साउथ में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि इसराइल के एक्शंस को कंडेम करती हैं, और क्योंकि इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है, इंडिया की जो एस्पिरेशन है टू बिकम लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, तो उस एस्पिरेशन के हिसाब से भी उसके भी इंटरेस्ट में इंडिया सपोर्ट कर देता है फ़लस्तीन को। ऑल्सो बैलेंसिंग इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इज अनदर की एस्पेक्ट एज इंडिया सीक्स टू मेंटेन प्रिंसिपल रिलेशन व्हाइल एंगेजिंग विद वेरियस ग्लोबल प्लेयर्स। क्योंकि इंडिया को अब यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, इनसे भी डील करना है, और साथ में यूएसए से भी, यूके से भी, फ्रांस से भी, इनसे भी डील करना है। तो उसी हिसाब से पॉलिसी अपनी बैलेंस्ड अप्रोच की पॉलिसी अपनी है।
अगर स्ट्रेटेजिकली बात करें तो द कन्फ्लिक्ट ऑफ पैलेस्टीन इम्पैक्ट्स इंडियाज इंटरेस्ट इन द रीजन। अगर कन्फ्लिक्ट चलता रहता है तो इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है रीजन में उन उन पर भी इम्पैक्ट आएगा, पर्टिकुलर कंसर्निंग इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, ओवरऑल स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया और ट्रेड के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। Furthermore, supporting Palestine is essential for preventing regional escalation involving key partners like ईरान, इसराइल एंड यूएस। तो अगर फ़लस्तीन के कोज को हम सपोर्ट करते हैं तो फ़लस्तीन का जो इशू है वो बिल्कुल सप्रेस नहीं होगा, और डोमिनेटिंग प्लेयर्स जैसे हैं यूएसए और इसराइल वो बाकी उस रीजन में डोमिनेट ना कर जाए, उसके लिए भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर वो डोमिनेट करने का ट्राई करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर एस्केलेशन होगा, तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको ये दो टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।